हेलो स्टूडेंट्स, एग्री होटी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्वार की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ ज्वार। इसका बॉटनिकल नेम है सोरघम बाइकोलर और इसका फैमिली है ग्रैमिनी यानी कि पोएसी और इसका क्रोमोसोम नंबर है 20। सोरघम का ओरिजिन है अफ्रीका। ज्वार सूखा सहन करने वाली फसल है, इसलिए इसे कैमल क्रॉप या ऊँट फसल भी कहा जाता है। ठीक है, यह सेल्फ पॉलिनेटेड और सीफर प्लांट है। ठीक है, ज्वार में इसके पुष्प क्रम को पेनिकल और इसके फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। ओके, सीरियल्स क्रॉप में बाजरा या ज्वार अत्यधिक सूखा सहन करने वाली किस्म है। ठीक है, ये यानी कि इसका जो ड्रॉट रेजिस्टेंट जो क्षमता है वो सबसे बहुत ज़्यादा होता है। ओके, स्मूदर इफेक्ट, ज्वार एक रसायन रिड्यूस्ड करता है, उसका नाम सोरगोलिन है और यह सोरगोलिन रसायन उसी खेत के अन्य फसलों और खरपतवारों के बढ़वार को या उसके उपज को रोक देता है और इस प्रक्रिया को सोरगोलियन प्रेरित करता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को स्मूदर इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, यह केमिकल सोरगोलियन मिट्टी के अंदर ही रहता है और अगली फसल में यानी कि अगले सीजन में किसी दूसरे क्रॉप की जो कल्टीवेशन है उसका ग्रोथ को रोक देता है। ओके, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो ज्वार केमिकल जो रिड्यूस करता है वो सीधे सॉइल में ही रह जाता है। ठीक है, वो कहीं हटता नहीं है या नष्ट नहीं होता है, वो सॉइल के अंदर ही रहता है और अगले सीजन में जब हम किसी दूसरे क्रॉप को उगाते हैं तो उस क्रॉप की कल्टीवेशन को रोक देता है और उस प्लांट के ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, ज्वार की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी CSH1 1964 है और यह हाइब्रिड बीज उत्पादन करने में सक्षम है। ओके, और कंबाइंड खरीफ 60 इसका यूज़ हाइब्रिड बीज के उत्पादन में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में दे दिया था, PAT के पेपर में दिया था कि कंबाइंड खरीफ 60 का उपयोग किस में होता है, तो हाइब्रिड बीज के उत्पादन में होता है। ठीक है, सोरघम यानी कि ज्वार का अत्यधिक सेवन करने से या कंजप्शन करने से पेलाग्रा नामक एक डिसीज़ हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि ज्वार के अत्यधिक सेवन करने से कौन सा डिसीज़ होता है, तो ज्वार के अत्यधिक उपयोग करने से पेलाग्रा नाम का एक डिसीज़ हो जाता है। ठीक है, और ज्वार के अंदर एक एमिनो एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से पेलाग्रा नामक डिसीज़ होता है। ठीक है, और उस एमिनो एसिड का नाम है ल्यूसीन। ओके, तो इसे भी याद रखिएगा कि ज्वार में जो एमिनो एसिड पाया जाता है उसे ल्यूसीन कहा जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से ही पेलाग्रा डिसीज़ होता है। ठीक है, धुरीन, सोरघम में फ्रूट, लीफ, स्टेम और रूट पाया जाता है। पेनिकल यानी कि सीड, इसी फ्लावरिंग पार्ट को इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ओके, ज्वार में इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन 2 बार आया है, तो इसे भी याद रखिएगा कि जो पेनिकल यानी कि जो सीड पार्ट है उसी को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, स्टेम, सोरघम में सुक्रोज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए स्टेम मीठी होती है। इसी वजह से सोरघम को स्वीट सोरघम भी कहा जाता है। ओके, रूट, और इस रूट वाले पार्ट में एक केमिकल बनता है, ठीक है, जिसे साइनोग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जाता है और इसी को ही धुरीन कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाजरे के जड़ में कौन सा केमिकल बनता है, तो साइनोग्लाइकोसाइड एक केमिकल बनता है और इसी को ही धुरीन के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन घुमा कर बनता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि साइनोग्लाइकोसाइड कहाँ बनता है ये पूछ देता है और कौन से प्लांट में बनता है ये भी पूछ देता है। ठीक है, और धुरीन किसे कहते हैं ये क्वेश्चन तो कम से कम 15 से 20 बार आ चुका है। ओके, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा कि धुरीन साइनोग्लाइकोसाइड को ही कहा जाता है और यह ज्वार के जो जड़ में बनता है। ओके, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे ही सोरघम के प्लांट के ऊपर इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि फ्रीजिंग टेम्परेचर या डॉट टेम्परेचर यानी कि सूखा तक
एक हाई टेम्परेचर के तौर पर, ठीक है, या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर ये समझा जाए कि प्लांट को बाहरी तौर पर क्षति हो जाए या चोट पहुँच जाए, तो जो इसका केमिकल होता है साइनोग्लाइकोसाइड, वह इसका जो ग्लूकोज को बाहर निकाल देता है, ठीक है, जिससे HCN बनता है और इसी HCN को प्रूसिक एसिड कहते हैं। ओके, और यही प्रूसिक एसिड टॉक्सिक होता है सोरघम के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, प्रूसिक एसिड रूट में बनता है, इसका फॉर्मेशन रूट में होता है, ओके, लेकिन स्टोर यह लीफ में होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रूसिक एसिड बनता तो रूट में है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, पौधे के लीफ में होता है, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा इनिशियल स्टेज में होती है और यह टॉक्सिक लिमिट, इसका जो टॉक्सिक लिमिट है वो 200 ppm होता है, ओके। सोरघम को 50% फ्लावरिंग के बाद चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मृदा और जलवायु, सोरघम की कल्टीवेशन के लिए 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेस्ट होता है। ज्वार की फसल मृदा लवणता यानी कि सॉइल सैलिनिटी के लिए रेसिस्टेंट है, ठीक है। सोरघम की फसल या ज्वार की खेती अत्यधिक तापमान पर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी सहन कर सकती है, ठीक है। इसीलिए इसे कैमल क्रॉप भी कहा जाता है, ओके। सोरघम की कल्टीवेशन के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल या कपासी काली मृदा सबसे अच्छी होती है, ठीक है, या क्ले लोम सॉइल या दोमट मृदा बेस्ट होता है, ओके। सबसे अधिक लवण प्रतिरोधी मतलब कि हाईएस्ट सैलाइन रेसिस्टेंट क्रॉप सीरियल्स क्रॉप में जौ यानी कि बाजरा ही है आपका, ओके। ये याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो लवण प्रतिरोधी किस्म है सीरियल क्रॉप में, वो सोरघम ही है आपका, ओके। सीड रेट, स्पेसिंग, सोइंग टाइम, सोइंग मेथड, सोइंग डेप्थ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। सोरघम की कल्टीवेशन के सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फोडर यानी कि चारा के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्पेसिंग, 45 सेंटीमीटर रो टू रो और 10 से 12 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट की दूरी होती है। सोइंग टाइम, तो सोरघम की जो बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है, ओके। सोइंग मेथड, जो सोरघम की बुआई है वो सीड ड्रिल से की जाती है और ये एकदम बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। सोरघम की बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी की जाती है, ठीक है। पौध संख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें 1 लाख से 1.5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये 2018 में पूछ दिया था पीएटी में कि सोरघम में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होता है या पौधों की संख्या घनत्व कितना है, तो 1.5 लाख होता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, और टॉपिक भी। उर्वरक, सिंचाई, कटाई और ज्वार की बीमारी। सोरघम के कल्टीवेशन में 100:50:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइज़र दिया जाता है, ओके। सोरघम में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, या कहा जाए कि 2 क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहला फ्लावरिंग स्टेज और दूसरा है दाना भरने के समय पर यानी कि ग्रैंड फिलिंग के टाइम पर पानी देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। अगर इन टाइम पर अगर आपने पानी नहीं दिया तो आपका जो पोड है, जो इसका फली है यानी जो दाने बनते हैं सोरघम के, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और प्रोडक्शन बहुत ख़राब आता है, ठीक है। सोरघम में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन का उपयोग किया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग सोरघम की बुआई के 100 से 115 दिन के बाद किया जाता है, ठीक है। और इसका उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा के रूप में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो इसका दाना है वो उपज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। सोरघम का जो स्टोरेज है 12% नमी पर किया जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोरघम का जो स्टोरेज है वो 12% नमी पर किया जाता है, ये वाला टॉपिक। और जो सेकंड टॉपिक है वो 50% या 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो हरा चारा उत्पादन होता है, वो ये दोनों क्वेश्चन ना अगर देखा जाए तो आईसीआर और या आईसीआर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे पीएटी है आपका, तो इन सभी में इन दोनों को मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, कि कितना परसेंट नमी पर इसका स्टोर होता है और कितना क्विंटल इसका जो हरा चारा के रूप में
प्रोडक्शन प्राप्त होता है। ओके। सोरघम सिकनेंस यानी कि ज्वार की बीमारी। ओके। ज्वार की फसल काटने के बाद जो कचरा या स्टेबल बचता है उसे सोरघम स्टेबल कहते हैं। ठीक है। सोरघम के स्टेबल के अंदर सी एन रेशियो बहुत हाई होता है। ठीक है। और इसी हाई रेशियो की वजह से इसका डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन बहुत धीमा हो जाता है। ओके। जिससे सारा का सारा नाइट्रोजन इसी कचरे के अंदर ब्लॉक हो जाता है। ओके। जिसकी वजह से दूसरी फसल यानी कि क्रॉप लगाने में लेट हो जाता है। ठीक है। और जब दूसरी फसल लगाई जाती है तो उस क्रॉप को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसी को सोरघम सिकनेंस कहते हैं। ओके। इसे अच्छे से समझिएगा कि सोरघम सिकनेंस कैसे कहते हैं। कि सोरघम सिकनेंस उसे कहते हैं जब हम किसी दूसरी फसल को लगाते हैं तो उस फसल को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और इसी को ही सोरघम सिकनेंस कहते हैं। और इसका मेन कारण ये है कि जो इसका जो डिकम्पोजिशन होता है यानी इसके जो वेस्ट मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में। ओके। और इसी को ही सोरघम सिकनेंस कहते हैं। और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दी जाती है। ओके। जिससे कि नाइट्रोजन की कमी ना हो सके। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आया है 2019 में पीएटी और एक बार आया था आपका एफओ के एग्ज़ाम पे आया था कि सोरघम की वजह से अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कितना % नाइट्रोजन दिया जाना चाहिए नेक्स्ट क्रॉप को। ओके। तो 25% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा दिया जाता है नेक्स्ट क्रॉप को। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा आप सभी। ठीक है स्टूडेंट्स। ये सोरघम का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे थोड़े-थोड़े पार्ट में अगर मैं अपलोड करूँगा तभी काम का है, वरना बहुत लंबा पार्ट बनने से ना 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है? जिससे आपको भी समझने में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, तो मैं इसे पार्ट-पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ओके? और एक बात आप सभी से और कहना चाहता हूँ कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो दे दिया जाता है, लेकिन आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पता होती है। ठीक है? जैसे सोरघम है और मेज है आपका, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो देता है, लेकिन आपको पूरा डिटेल ना मिलने के कारण ये कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। ठीक है? इसीलिए मैंने इसमें जो मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट है, उसे पहले ही इस वीडियो में बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ओके? नेक्स्ट वीडियो आज आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है? फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।